डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। In this question, we have to use Euclid division lemma to show that cube of any positive integer is in the form of 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. So let's say we have an integer a. A is an integer. A is an integer. And b is equal to 3. अब हम क्या करेंगे, a और b में क्या करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम यूज करेंगे। तो a को we can write, a को हम लिख सकते हैं a is equal to 3p प्लस r। और अगर हम इसे 3 से डिवाइड कर रहे हैं a को, तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, r क्या हो सकता है 0, 1 एंड 2। केवल यही तीन रिमाइंडर्स की वैल्यूज हो सकती है, क्योंकि 3 होते ही क्या हो जाएगा, अगेन हम उसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो तीन रिमाइंडर वैल्यू पॉसिबल है, 0, 1 और 2। तो अब हम क्या करेंगे, तीन केस लेंगे। सो अगर इफ केस 1 कि क्या है, a क्या हो जाए, a इज इक्वल टू 3p प्लस 1 हो जाए। तो अगर पहला केस लेंगे हम, a इज इक्वल टू 3p प्लस 0 हो जाए, मीन्स r की वैल्यू 0 हो जाए। तो अब हमें शो करना है कि जितने भी क्यूब्स होते हैं वो 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, a का क्यूब कर देते हैं। तो a का अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, 3p का क्यूब हो जाएगा। तो 3p का क्यूब क्या हो जाएगा, 27p क्यूब हो जाएगा। तो 27p क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3p क्यूब प्लस 0। तो इनडायरेक्टली अगर हम बोले कि जो हमारा m है, यहाँ पे m क्या है, m इज इक्वल टू 3p क्यूब है, तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 9m। अगर r की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो मीन्स कि अगर r की वैल्यू 0 होगी तो जो a क्यूब होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, 9m की फॉर्म में होगा, जहाँ m भी क्या है, एक इंटीजर है। नाउ अब अगर हम केस 2 देखें कि अगर r की वैल्यू 1 हो जाए तो a क्या हो जाएगा, 3p प्लस 1। तो अगर a इज इक्वल टू 3p प्लस 1 है तो a क्यूब क्या हो जाएगा, हम दोनों साइड क्यूब कर देंगे। तो a क्यूब इज इक्वल टू 3p प्लस 1 का होल क्यूब। ये लिखा हुआ a प्लस बी का होल क्यूब, और हमें a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पता है क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये होता है क्या, a प्लस बी का होल क्यूब। नाउ अब हमें क्या करना है, हम इसे कर सकते हैं 3p का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27p क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज 1, फिर हो जाएगा प्लस 27p स्क्वायर प्लस 9p। तो अब जिस में से 9 कॉमन आ रहा है हम उसे 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा, 3p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस p, और आगे रिमाइंडर में क्या रहेगा हमारे पास में, प्लस 1। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, इस 3p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस p को m पुट कर दें। लेट्स से m इज इक्वल टू, क्योंकि क्या ये भी एक इंटीजर है तो इसे अगर हम m बोल दें कुछ, तो 3p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस p, ये क्या है, m के इक्वल है। तो हम पूरे को क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू नाउ 9m प्लस 1। नाउ अब क्या है, केस 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, 9m प्लस 1 की फॉर्म में होगा अगर r इज इक्वल टू 1 है। तो अब केस 3 क्या है कि, केस 3 है कि जब r की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल टू 2 हो जाए, तो a इज इक्वल टू क्या, 3p प्लस 2। तो अब यहाँ से a क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, a क्यूब इज इक्वल टू 3p प्लस 2 का होल क्यूब। तो 3p प्लस 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 27p क्यूब प्लस 8 प्लस 9 प्लस 27p स्क्वायर प्लस 9p। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ से 9 वाले सब कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा, 3p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस p प्लस 8। तो यहाँ से आ जाएगा a क्यूब की वैल्यू आ गई है। नाउ अब हमें क्या करना चाहिए,
अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर इसमें भी हम क्या करें, m की जो वैल्यू है उसे क्या, मतलब जो 3m इज इक्वल टू 3p स्क्वायर 3p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस p को अगर हम m पुट कर दे तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8। तो मीन्स हमारा जो भी क्या बोलते हैं a है, मतलब क्यूब्स हैं, उन्हें हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो फिर वो 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा, या फिर वो 9m प्लस 1 की फॉर्म में होगा, या फिर ओनली 9m की फॉर्म में होगा। और यही हमें प्रूफ करना था कि वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर 5th क्वेश्चन। Question is using Euclid's division lemma. We have to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m और 3m plus 1 for some integer m। ठीक, तो देखिए हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से ये शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इस 3m या 3m plus 1 की फॉर्म का होगा। तो सपोज कीजिए लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कोई ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा हम इस x को लिख सकते हैं, जब हम इस x इंटीजर को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, x इक्वल टू आएगा 3q प्लस r, ओके, और वेयर r लाइज बिटवीन r इक्वल टू 0, 1 और 2। ठीक है, अगर हम किसी नंबर पॉजिटिव इंटीजर x को 3 से डिवाइड करेंगे तो q क्वोशिएंट है और r रिमाइंडर होगा, और रिमाइंडर की वैल्यू होगी 0, 1 एंड 2। देयरफॉर x क्या क्या हो सकता है, दिस इज आइदर 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं x की। अब हमें ये शो करना है कि इसका जो स्क्वायर होगा x का वो 3m या 3m प्लस 1 का फॉर्म का होगा। ठीक है, तो देखिए 1 बाय 1 इसका स्क्वायर करते हैं। तो केस फर्स्ट कि अगर x हमारा 3q की फॉर्म का है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 9q स्क्वायर, सॉरी इसका होगा 3q होल स्क्वायर, 3q होल स्क्वायर इज 9q स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर जो है वो अब है 3 इंटू एम की फॉर्म का, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से केस 2 देखते हैं। केस 2 कि अगर हमारा x है 3q प्लस 1 की फॉर्म का, तो इसका स्क्वायर जो है वो किस फॉर्म का होगा। तो देखिए इसका स्क्वायर यानी 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड कीजिए, दिस इज 3q होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 जा 6q। ठीक है, तो देखिए इसमें से और इसमें से अगर मैं 3 कॉमन लूँ तो ये आएगा 3 टाइम्स ऑफ 3q प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, तो अगर मैं इस केस में इसको मैं m बोल सकता हूँ तो ये आएगा, क्योंकि ये q एक इंटीजर है और तो 3q स्क्वायर प्लस 2q भी एक इंटीजर होगा, तो 3m प्लस 1 भी एक इंटीजर होगा। ओके, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, और जो कि एक इंटीजर है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर किस फॉर्म का हो गया, 3m प्लस 1 की फॉर्म का हो गया। ठीक है, केस थर्ड क्या है, केस थर्ड कि अगर हमारा जो x है वो हो 3q प्लस 2 की फॉर्म का। तो देखिए x है अगर 3q प्लस 2 फॉर्म का, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कीजिए तो ये आएगा, देखिए यहाँ से 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12q प्लस 4। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। ठीक, तो इस पूरे टर्म में से मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। ठीक, क्योंकि q एक इंटीजर है तो ये पूरी जो वैल्यू है ये भी एक इंटीजर होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू इस केस में आएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर x हमारा इन तीनों में से किसी भी फॉर्म का है 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, लेकिन जो इसका स्क्वायर होगा वो होगा इन द फॉर्म ऑफ 3m और इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो 3m प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर वो है वो सिर्फ दो फॉर्म का है, 3m और 3m प्लस 1 का। और आप देखिए हमें यही शो करना था कि जो एक्स स्क्वायर होगा यानी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और इन द 3m प्लस 1। सो ये हमारा प्रूफ हुआ। In this question we have to show that any positive odd integer
is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5, where q is the sum integer. So now how we can do it? Now अगर ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो लेट्स से कि कोई हमने एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लिया a is an integer. अब अगर हमने कोई इंटीजर ले लिया a और इसे हम क्या करते हैं 6 से डिवाइड करते हैं, तो और हम डिवाइड क्या करेंगे यूज करके, हम यूक्लिड एल्गोरिथम यूज करके डिवाइड करेंगे. तो अब क्या हो जाएगा, a को हम क्या लिख सकते हैं, a को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट से 6 कुछ लेट से कितने टाइम कुछ भी p टाइम्स डिवाइड हो गया, लेट से 6p प्लस r. तो अगर हम इसे 6 से डिवाइड करें तो r की वैल्यू क्या आ सकता है, r इज पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, r इज 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और 5. तो ये क्या हो सकती है, 5 वैल्यूज हो सकती है. तो a की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, a क्या हो सकता है 6p प्लस 1 और 6p प्लस 2, 6p प्लस 3, 6p प्लस 4, 6p प्लस 5. तो ये सॉरी एक हो सकता है ओनली 6p भी, जब 6p प्लस 0 हो जाएगा. नाउ अगर अब हम क्या करें, हमें क्या करना है कि ऑड और इवन वाला. तो अगर अब हम इसको क्या बोलते हैं 2 के साथ में यूक्लिड एल्गोरिथम लगाएं तो क्या हो जाएगा, 6p को हम कैसे ले सकते हैं, 6p को वी कैन राइट 2 इंटू 3p. तो ये क्या है, ये तो क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 3p इज, तो मीन्स ये 2 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा. सिमिलरली अगर अब हम 6p प्लस 1 के लिए, अब हम क्या करेंगे, a की जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है हम उनके लिए चेक कर रहे हैं. तो 6p के लिए कर लिया, अब हम क्या करेंगे 6p प्लस 1 के लिए करेंगे. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3p प्लस 1. तो 2 इंटू 3p तो डिवाइड हो सकता है, प्लस 1 नहीं हो सकता. तो ये क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड, ये रिमाइंडर आ गया, मीन्स ये एक ऑड फंक्शन है. अब अगर हम 6p प्लस 2 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3p प्लस 1 और रिमाइंडर क्या जाएगा प्लस 0. तो अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मीन्स ये आ जाएगा इवन नंबर. अगेन अब हम 6p प्लस 3, 6p प्लस 4 के लिए भी सिमिलरली लिख सकते हैं कि 6p प्लस 3 के लिए क्या जाएगा, यहाँ से डिवाइड करने पर 2 इंटू 3p प्लस 1 और रिमाइंडर क्या जाएगा प्लस 1. तो ये क्या जाएगा ऑड हो जाएगा ये. और 6p प्लस 4 के लिए क्या आएगा, अब जाएगा 2 से डिवाइड करने पर जाएगा 3p प्लस 2 और रिमाइंडर क्या जाएगा 0. तो जाएगा इवन नंबर क्योंकि रिमाइंडर 0 है. एंड 6p प्लस 5 के लिए क्या होगा 2 इंटू 3p प्लस 2 और उसके बाद क्या जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा प्लस 1. तो ये क्या जाएगा ऑड. तो वी कैन क्लियरली सी कि जो 6p प्लस 1, 6p प्लस 3 एंड 6p प्लस 5 है वो क्या है ऑड है. तो प्लस 1 प्लस 3 एंड प्लस 5 ऑड है. और हमें यही प्रूफ करना था कि जो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6p प्लस 1, 6p प्लस 3 और 6p प्लस q. तो ये हमने शो कर दिया कि जितने भी ऑड इंटीजर्स होंगे वो इसी फॉर्म में होंगे. सो दिस इज अवर आंसर. क्वेश्चन है, अ बोट गोes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें स्ट्रीम और बोट की स्पीड्स निकालनी है ना. सो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर. ये जो स्पीड ऑफ बोट है ये है इन स्टिल वाटर. ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब जब पानी रुका हुआ है तो उस टाइम बोट की स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर. तो अब देखो
एक्स और वाई इसकी स्पीड आ गई। अब हमें क्या गिवन है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड्स, ठीक है। तो देखो स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना। मतलब बेसिकली अगर पानी का फ्लो इस साइड है तो हम इस साइड जा रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, ठीक है। तो अब देखो अपस्ट्रीम में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली पानी का जो स्पीड है, जो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो बोट की स्पीड को कम कर देगी, है ना। बोट की स्पीड है y, उसमें से पानी की स्पीड हमने सब्ट्रैक्ट कर दी x, तो ये हो गई स्पीड इन अपस्ट्रीम, ठीक है। इसी तरीके से स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, ठीक है। डाउनस्ट्रीम मतलब नीचे जाना, मतलब बेसिकली जिस डायरेक्शन में हमारी पानी का फ्लो है उसी डायरेक्शन में जाना, उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। तो इस केस में देखो हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं पानी भी उसी डायरेक्शन में है, तो पानी की स्पीड भी हमारी स्पीड में ऐड हो जाएगी, राइट। रिवर की स्पीड अगर हमारी बोट की स्पीड में ऐड हो गई तो टोटल स्पीड हमारी हो गई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो हमारा केस 1 है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो अब देखो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया है, वो हमें टाइम टोटल कितना लगा है, 10 आवर्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ना हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, वो है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर। देखो सपोज हम मान लेते हैं कि अपस्ट्रीम में जो टाइम लगा वो है t1 और डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लगा वो है t2, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगा, 10 आवर्स, तो मतलब t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। तो t1 क्या है, अपस्ट्रीम का टाइम, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस 30 अपॉन स्पीड, अपस्ट्रीम में है y माइनस एक्स, प्लस t2 मतलब डाउनस्ट्रीम का टाइम, डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस है 44 अपॉन स्पीड, वो है x प्लस वाई, ये किसके इक्वल है 10 के, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, देखो। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक छोटा सा अजम्पशन ले लेते हैं, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू u एंड 1 अपॉन y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू v, ठीक है। ये हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखो उस केस में हमारी इक्वेशन बन जाएगी 30v प्लस 44u इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से अब केस 2 देखते हैं हम। केस 2 है हमारा 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है। केस 2 इज 40 किलोमीटर अप एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है। और टोटल टाइम लगा है इस जर्नी में 13 आवर्स, ठीक है। रिलेशन यही वाला यूज करेंगे यहाँ पर। अब सपोज मान लेते हैं अपस्ट्रीम में टाइम लग रहा है t3 और डाउनस्ट्रीम में हमें टाइम लग रहा है t4, ठीक है। तो t3 प्लस t4 टोटल टाइम 13 आवर्स है, तो ये 13 के इक्वल होना चाहिए। अपस्ट्रीम में डिस्टेंस 40 अपॉन अपस्ट्रीम में स्पीड y माइनस एक्स, प्लस डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम की स्पीड इक्वल्स टू 13, ठीक है। यहाँ पर फिर से हम यही वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 40v प्लस 55u इज इक्वल्स टू 13, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ v एंड u, ठीक है। तो देखो इक्वेशन 1 से जो कि है 30v प्लस 44u इक्वल्स टू 10, है ना। अगर 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते तो हमारे पास आएगा 15v प्लस 22u इज इक्वल्स टू
5। तो देखो यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू क्या आएगी, 22u इज इक्वल्स टू 5 माइनस 15v। सो u इक्वल्स टू 5 माइनस 15v अपॉन 22। ठीक है, अब u की ये जो वैल्यू आई है इसको अगर हम यहाँ इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखो हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी 40v प्लस 55 इंटू 5 माइनस 15v अपॉन 22 इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 40v प्लस 5 इंटू 5 माइनस 15v अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13। तो ये हमारे पास आ गया 80v प्लस 25 माइनस 75v इज इक्वल्स टू 26। तो ये आ गया 5v इज इक्वल्स टू 26 माइनस 25 इक्वल्स टू 1, मतलब v इज इक्वल्स टू 1/5। अब v की ये वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगी तो मेरे पास u की वैल्यू आ जाएगी, है ना, u इज इक्वल्स टू 5 माइनस 15v अपॉन 22, राइट। तो v की वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो 5 माइनस 15/5 अपॉन 22, तो ये हो गया 5 माइनस 3 अपॉन 22। तो यहाँ से मेरे पास आया u इज इक्वल्स टू 2/22 या फिर 1/11। ठीक है, अब देखो v और u की वैल्यूज ही आ गई हमारे पास, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू u, जो कि आया है 1/11, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, और 1 अपॉन वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू v, जो कि आया है 1/5। तो यहाँ से हमारे पास आ गया y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँ एक बारी तो देखो मेरे पास क्या आएगा, x माइनस एक्स इज 0, y प्लस वाई इज 2y इज इक्वल्स टू 11 प्लस 5 16। तो y की वैल्यू आ गई 16/2 इक्वल्स टू 8। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं अब ये y की ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ इस इक्वेशन में तो देखो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, y की वैल्यू है 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5, सो x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ से अब हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो कि हमने x ली थी वो आई है 3 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो हमने y लिया था वो आई है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन, थैंक यू। Question है, a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो let the speed of train equals to x kilometer per hour and let the distance equals to y किलोमीटर। ठीक है, जो उसने डिस्टेंस कवर करा है वो है y। तो अब देखो हमारे पास ना एक रिलेशन होता है स्पीड और डिस्टेंस और टाइम के बीच में, वो होता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो इस रिलेशन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ अगर हम अपना शेड्यूल्ड टाइम देखें, ठीक है, अगर हम इस स्पीड से चल रहे हैं इतने डिस्टेंस के लिए, तो शेड्यूल्ड टाइम जो है हमारा वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब y अपॉन एक्स ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमसे क्या बोला है कि अगर हमारी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, ठीक है, स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती तो उस केस में टाइम कितना लगता, 2 घंटे कम, मतलब कि टाइम में से 2 घंटे माइनस कर दो जो शेड्यूल टाइम है। ठीक है, मतलब उस केस में हमारा जो टाइम है वो होता y अपॉन एक्स प्लस 10 के केस में जो टाइम होता वो होता
y अपॉन x माइनस 2, ठीक है। स्पीड अगर हमारी ये है तो जो शेड्यूल टाइम है उससे 2 घंटे कम लग रहे हैं। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो देखो y अपॉन x प्लस 10 इज इक्वल्स टू y माइनस 2x अपॉन x, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास xy इज इक्वल्स टू y माइनस 2x इंटू x प्लस 10। सिंप्लीफाई करें अगर तो xy इज इक्वल्स टू xy प्लस 10y माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 अगर फैक्टर कॉमन लेके डिवाइड कर दे तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है कि अगर जो ट्रेन की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर से कम होती, ठीक है, मतलब अगर जो हमारी स्पीड है, देखो y अपॉन एक्स, स्पीड है हमारी x, वो 10 किलोमीटर पर आवर कम होती, तो उस केस में ये जो हमारा टाइम है ये शेड्यूल्ड टाइम से 3 घंटे ज़्यादा होता, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। y अपॉन एक्स माइनस 10 इज इक्वल्स टू y प्लस 3x अपॉन x, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो xy इज इक्वल्स टू y प्लस 3x इंटू x माइनस 10। सो यहाँ से हमारे पास आएगा xy इज इक्वल्स टू xy माइनस 10y प्लस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 30x, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10y इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, 1 एंड 2, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 कंसीडर करो। इक्वेशन 1 है x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x, है ना। ये जो वैल्यू है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। देखो इक्वेशन 2 हमारी है 3x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10y इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम ये वैल्यू देखते हैं, देखो 3x स्क्वायर माइनस 30x माइनस, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 5y इक्वल टू 0, और 5y की जो वैल्यू है वो है x स्क्वायर प्लस 10x, है ना। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 50x इक्वल्स टू 0, x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ सकती हैं, या तो x इक्वल्स टू 0 या x इक्वल्स टू 50, राइट। लेकिन x जो है वो है स्पीड ऑफ ट्रेन, है ना। स्पीड 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि ट्रेन चल रही है हमारी, मतलब x इज इक्वल्स टू 50 इज द करेक्ट स्पीड, ठीक है। तो अब देखो जब x की वैल्यू 50 है तो y की क्या वैल्यू होगी, 5y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x है ना। x की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो 5y इज इक्वल्स टू 50 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 50। देखो पूरी इक्वेशन में अगर हम 5 कॉमन फैक्टर लेके डिवाइड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 10 इंटू 50 प्लस 10 इंटू 10, राइट। मतलब y इज इक्वल्स टू 500 प्लस 100 विच इज 600। मतलब जो डिस्टेंस कवर करा ट्रेन ने वो कितना है 600 किलोमीटर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन, थैंक यू। ओके गाइस, तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 2 water taps together fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller ones to fill the tank separately. So find the time in which each tap can separately fill the tank. ठीक है। सो हमारे पास दे रखे कि हमारे पास 2 वाटर टैप्स है, ठीक है, और वो इकट्ठे मिलके 9 3/8 आवर्स में एक वाटर टैंक को कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं। और हमें दे रखा है अ टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन, मतलब जिस टैप का डायमीटर बड़ा है वो 10 घंटे कम लेती है टैंक भरने में, ठीक है। सो हमें बताना है कि वो अलग अलग कितना टाइम लेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे मान लेते हैं
टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल्स टू एक्स। यहां से हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड, ये कितना हो जाएगा 1/x। ठीक है, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन 1 आवर। सो 1 घंटे में जो हमारी स्मॉलर टैप है वो 1/x वॉल्यूम वाटर फिल करती है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस। ठीक है, सो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप कितना हो गया 10 आवर्स लेस, तो ये हो गया x माइनस 10, मतलब उसका x माइनस 10 टाइम्स लगा। सो वॉल्यूम ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर वो हो जाएगी 1/x माइनस 10। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 taps टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। ठीक है, सो 9 3/8 आवर्स इज इक्वल्स टू ये हो गया 75/8 आवर्स। ठीक है, सो यहां से हमारे पास आ गया कि टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इन 1 आवर कितना था 1/x। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इन 75/8 आवर्स, वो कितना हो जाएगा 1/x इंटू 75/8 विच इज इक्वल्स टू 75/8x। ठीक है, ऐसे हम निकाल लेंगे टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इन 75/8 आवर्स, तो ये जाएगा 1/x माइनस 10 इंटू 75/8 विच इज इक्वल्स टू 75/8 इंटू में x माइनस 10। ठीक है, और हमें दे रखा है कि ये दोनों टैप्स मिलके हमारा वाटर टैंक फिल करती हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप प्लस टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो हम यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं 75/8x प्लस 75/8 इंटू में x माइनस 10 इक्वल्स टू 1। सो अब हम यहाँ से 75/8 कॉमन लें तो हमारे पास बच जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल्स टू 1। अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 75/8 इंटू में x माइनस 10 प्लस x अपॉन में x इंटू में x माइनस 10, दिस इज इक्वल्स टू 1। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो हो जाएगा 75/8 इंटू में x प्लस x, हो गया 2x माइनस 10 अपॉन में x इंटू में x माइनस 10, तो हो गया x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से आ गया 2x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस x आ गया 8/75। ठीक है, क्योंकि 8 इधर जाएगा 75 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x माइनस 10 इंटू में 75 इज इक्वल्स टू 8 इंटू में x स्क्वायर माइनस 10x। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 150x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। सो यहाँ से आ गया 8x स्क्वायर माइनस 150 प्लस 80, तो हो गया 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। सो हम इसको सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और यहाँ पे abc क्या होता है, हमारी जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे मेरा a हो गया 8, b हो गया माइनस 230, c हो गया 750। सो हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, तो x आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 230 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर हो गया माइनस 230 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू 750 अपॉन 2a, दैट इज 2 इंटू 8। ठीक है, सो ये आ गया 230 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 230 स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 52,900, यहाँ पे माइनस आएगा और ये हो जाएगा 4 इंटू 8 इंटू 750, दिस इज इक्वल्स टू 24,000 अपॉन में 16। ठीक है, सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा 230 प्लस माइनस
52,900 माइनस 2,400, तो ये आ जाएगा 28,900 अपॉन 16, ठीक है। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये आ जाएगा 230 प्लस माइनस 230 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 28,900, ठीक है। सो ये हो जाएगा 170 अपॉन 16। सो हमारी x की वैल्यू आ गई 230 प्लस 170 अपॉन 16, 230 माइनस 17 अपॉन 170 अपॉन 16। सो यहां से हमारा x आ गया 230 प्लस 170, तो ये हो गया 400 अपॉन 16, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा 230 माइनस 70, तो हो गया 60 अपॉन 16, तो 400 अपॉन 16 ये हो गया 25, और यहां पे आ जाएगा, यहां इसको 2 से कैंसिल करेंगे या 8, ये हो जाएगा 30, 4, 15, तो ये आ गया 15/4, ठीक है। सो हमारी x की वैल्यूज आ गई 25 और 15/4, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन में x क्या लिया था, x हमने लिया था टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में निकालना फाइंड द टाइम टेकन सेपरेटली। सो हम यहाँ पे केसेस बना लेंगे। अपना फर्स्ट केस लेते हैं, अगर x इज इक्वल टू 25 है तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप हो जाएगा 25 आवर्स, और टाइम टेकन बाय लार्जर टैप क्या था, x माइनस 10 विच इज इक्वल टू 25 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 15 आवर्स, ठीक है। सो ये तो हमारा फर्स्ट केस था। अब हम दूसरे केस में मान लेते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू है 15/4, क्योंकि हमारी दो वैल्यू आई है x की, तो हम दोनों वैल्यूज के लिए चेक करेंगे। x इज इक्वल टू 15/4 लेते हैं, सो हो जाएगा टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप हो गया 15/4 आवर्स, ठीक है। और टाइम टेकन बाय लार्जर टैप कितना हो गया, x माइनस 10 दैट इज 15/4 माइनस 10, तो ये हो गया 15 माइनस 40 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 10। अभी हमने क्या निकाला, टाइम टेकन। टाइम ऑब्वियसली नेगेटिव में तो आ ही नहीं सकता, तो हमारी x की जो ये वाली वैल्यू है डिस्कार्ड हो जाएगी, और हमारा आंसर आ जाएगा 25 आवर्स और 15 आवर्स। सो दिस इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। ओके गाइस, सो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर in still water takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर upstream than to return downstream, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। हमारे पास एक मोटर बोट है, ठीक है, उसकी स्टिल वाटर में स्पीड 18 किलोमीटर है, वो स्पीड इज 18 किलोमीटर, स्टिल वाटर टेक्स 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम, ठीक है। सो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड 18 है, ठीक है, और उसको अपस्ट्रीम जाने में और डाउनस्ट्रीम आने में डिफरेंस जो है उसका 1 घंटा लगता है, ठीक है। और हमारे डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर, डिस्टेंस है 24 किलोमीटर। हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो अगर वो अपस्ट्रीम जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड कम होगी, ठीक है, तो उसकी ये स्पीड हो जाएगी 18 माइनस एक्स, और अगर वो डाउनस्ट्रीम जाएगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी 18 प्लस एक्स। अब ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऐड इसलिए हुई क्योंकि वो अपस्ट्रीम जा रहा है, मतलब वो स्ट्रीम से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए उसकी स्पीड स्लो हो गई। बट जब वो नीचे आ रहा है तो वो स्ट्रीम के साथ साथ उसके भाव के साथ बहता आ रहा है, तो इसलिए उसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 केसेस ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो हम लेंगे अपस्ट्रीम का, यहाँ पे हम लेंगे डाउनस्ट्रीम का, ठीक है। अब हमें पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो हमारे पास टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम में हमारे पास डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो हमारा सेम है 24 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है हमारे पास अपस्ट्रीम में
18 माइनस एक्स, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस, स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज इक्वल टू 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। सो हमारे पास अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों स्ट्रीम में टाइम आ गया कि उसको कितना टाइम लगेगा। अब हमें दे रखा है कि स्पीड इज 18 किलोमीटर, स्टिल टेक्स 1 hours longer to go upstream than to return downstream। सो हमारी इक्वेशन बन गई 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सो हमारा एलसीएम आ जाएगा 18 माइनस एक्स इंटू में 18 प्लस एक्स, यहाँ पे 1, ठीक है। सो ये हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास 24 इंटू में 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू में 18 माइनस एक्स, ठीक है। सो अगर हम न्यूमरेटर में से 24 कॉमन लें तो हमारे पास बच जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस ऑफ 18 माइनस एक्स, तो हो गया माइनस 18 प्लस एक्स अपॉन, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। से आ जाएगा 24, 18 माइनस 18 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। से यहाँ से हमारे पास आ गया 48x इज इक्वल्स टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसको सॉल्व करके अपनी x की वैल्यूज निकालेंगे। सो उसके लिए हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। abc क्या होते हैं, हमारी जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो यही हमारे abc होते हैं। सो इसके हिसाब से हमारी इस गिवन इक्वेशन में a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 48, c हो जाएगा माइनस 324। सो हम x की वैल्यूज निकालेंगे। सो x हो गया माइनस b हो गया माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर हो गया 48 स्क्वायर माइनस 4ac हो गया 4 इंटू 1 इंटू में माइनस 324 अपॉन में 2a दैट इज 2 इंटू 1। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 48 स्क्वायर हो गया 2304 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 324, तो ये हो गया प्लस का 1296 अपॉन 2, ठीक है। सो ये आ गया माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3600 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3600 हो गया 60 अपॉन 2। सो हमारी x की वैल्यू आ गई माइनस 48 माइनस 60 अपॉन 2 और माइनस 48 प्लस 60 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू माइनस 48 माइनस 60, तो हो गया माइनस 108 अपॉन 2 और ये हो गया 12 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू माइनस 54,6। सो हमारी x की दो वैल्यू आ गई माइनस 54 और 6, और हमने x क्या लिया था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। सो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो x थी और x ऑब्वियसली माइनस 54 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 की वैल्यू तो डिस्कार्ड हो जाएगी। सो हमारे पास बच जाएगा 6। सो हमारी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा क्वेश्चन है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D is a point on BC such that BD equals to 1/3 of BC. Prove that 9 AD square equals to 7 AB square. तो हमें गिवन है कि BD इक्वल है BC by 3 के। अगर हम BC को A लेट कर लें, यहाँ लिख सकते हैं हम लेट BC be A, तो अगर BC A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा और ये पूरा भी A होगा, ठीक है। तो हम BD को नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं BD इक्वल्स टू A by 3। नाउ ये जो AE है हम लिखेंगे कि लेट AE
be an altitude of triangle ABC। तो जब AE altitude है तो इसका मतलब BE equals to EC equals to half of BC और A by 2, राइट। देन हमारे पास BE आ गया A by 2 और BD आ गया A by 3। तो हम DE की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो DE हो जाएगा BE माइनस BD। BE है हमारे पास A by 2 और BD है A by 3। तो हमारे पास DE की वैल्यू आ जाएगी A by 6, राइट। देन हमारे पास EC है A by 2 और AC है A। तो हम AE की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AEC AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। AE की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। EC स्क्वायर है A स्क्वायर बाय 4, राइट, और AC स्क्वायर है A स्क्वायर। तो AE स्क्वायर आ जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4, दैट इज 3A स्क्वायर बाय 4। तो AE की वैल्यू आ जाएगी √3A बाय 2। तो हमारे पास ये आ गया √3A बाय 2। नाउ ट्रायंगल ADE में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम और AD की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ AB, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ADE AD स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, राइट। AE स्क्वायर है हमारे पास √3A बाय 2 और DE स्क्वायर है हमारे पास A बाय 6 का होल स्क्वायर। तो हमारा जो मोटिव था DE और AE को A की टर्म्स में लाने का, क्योंकि A जो हमने लेट करा है वो BC है, तो हमारे पास AD की जो वैल्यू होगी वो AB की टर्म्स में इजीली आ जाएगी। तो इसे कैलकुलेट करके हमारे पास आएगा 3A स्क्वायर बाय 4 प्लस A स्क्वायर बाय 36, राइट, दैट इज 28A स्क्वायर बाय 36। देन हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7A स्क्वायर बाय 9। AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7A स्क्वायर बाय 9। देन नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7A स्क्वायर। A की वैल्यू हमने BC लेट करी थी तो हम A की जगह लिख देंगे BC स्क्वायर और हमें यही प्रूव करना था, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। सो हमारा क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू अ circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of height 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. तो हमें रेडियस जो दे रखा है सर्कल का वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर और CD 6 सेंटीमीटर और BD 8 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है लेंथ AC और AB की, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो सर्कल है जो AC पर टच कर रहा है उस पॉइंट को हम बोलेंगे E और जो AB को टच कर रहा है उस पॉइंट को हम बोलेंगे F। देन हम इसमें ज्वाइन कर देंगे OE और OF को, राइट। देन AO CO और OB भी ज्वाइन हो जाएंगे। तो इन्हें ज्वाइन करने हमें पता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा और जो सर्कल को टच करेगा देन वो लेंथ इक्वल होगी, मतलब CE इक्वल होगा CD के, तो CE भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली B एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं वो सर्कल को टच कर रही है, तो मतलब BD इक्वल होगा BF के विच इज 8 सेंटीमीटर, राइट। और OE
रेडियस है और ओ एफ भी रेडियस है, तो ये भी आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करनी होगी वैल्यू ए ई और ए एफ की। तो ए एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए और जो सर्कल को टच कर रहे हैं एट पॉइंट ई एंड एफ, तो ए ई इक्वल होगा ए एफ के, तो इसे हम लेट कर सकते हैं एक्स के। ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए सी की और ए बी की। ठीक है, तो ए सी इक्वल है 6 प्लस एक्स, ए बी इक्वल है 8 प्लस एक्स के, और बी सी इक्वल है 6 प्लस 8 दैट इज 14 सेंटीमीटर। राइट नाउ अगर रेडियस जो होता है, ठीक है, जैसे ओ डी, ओ ई और ओ एफ, सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होता है। मतलब ओ डी परपेंडिकुलर होगा बी डी के, ओ एफ परपेंडिकुलर होगा बी एफ के, और ओ ई परपेंडिकुलर होगा सी ई के। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी कि हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे? बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वेयर एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। राइट, अगर हमने ए लेट कर लिया बी सी को, ए बी लेट कर लिया सी को, और ए सी लेट कर लिया बी को। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 14 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स अपॉन 2। राइट, तो इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा 14 प्लस एक्स। नाउ एरिया इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स माइनस 14 इंटू 14 प्लस एक्स, राइट, इंटू 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स। राइट, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 8 इंटू 6। राइट, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम एक और फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो एरिया होगा ट्रायंगल ABC का वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COB। राइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC क्या है? हाफ इंटू बेस दैट इज AC, हाइट क्या है? OE। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हाफ इंटू बेस AB और हाइट है OF, और एरिया ऑफ ट्रायंगल COB हो जाएगा हाफ इंटू बेस दैट इज BC इंटू OD। राइट, तो AC की वैल्यू है 6 प्लस 4 प्लस हाफ AB की वैल्यू है 8 प्लस एक्स, और OF की वैल्यू है 4 प्लस हाफ इंटू BC की वैल्यू है 14 और OD की वैल्यू है 4। राइट, तो अगर हम 1/2 कॉमन निकाल लें, राइट, और 4 कॉमन निकाल लें, तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 14, जो सिंप्लीफाई करके इक्वल आ जाएगा 4 इंटू 14 प्लस एक्स। तो हमारे पास एरिया निकालने के दो फॉर्मूले हैं। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वल रख दें, ये वाली वैल्यू और इस वैल्यू को, तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम 4 इंटू 14 प्लस एक्स को इक्वल रखें अंडर रूट ऑफ 14 प्लस एक्स इंटू 8 इंटू 6। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स हमारे पास आ जाएगा 16 इंटू 14 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स इंटू 8 इंटू 6। ये कैंसिल हो जाएगा 2 से और देन ये कैंसिल हो जाएगा 3 से। तो हमारे पास आ गया 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x इंटू 14 प्लस एक्स। 14 प्लस एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3x 14 प्लस एक्स इक्वल टू 0। देन 14 प्लस एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, 14 प्लस एक्स ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स माइनस 3x इक्वल्स टू 0, दैट इज 14 प्लस एक्स इंटू 14 माइनस 2x equals to 0. Now x की वैल्यू आ जाएगी x equals to minus 14 and 2x equals to 14, that is x equals to 7. तो x की दो वैल्यूज है -14 और 7, बट x क्या है हमारे पास लेंथ है, ठीक है, और लेंथ कभी नेगेटिव भी नहीं होती, तो हम इस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 7। जब x की वैल्यू 7 आ जाएगी तो हमारे पास AC आ जाएगा 7 प्लस 6 इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर और AB आ जाएगा जो इक्वल है x प्लस 8, मतलब 7 प्लस 8 के वो इक्वल हो जाएगा 15 सेंटीमीटर के, और ये है हमारा आंसर। So हमारा क्वेश्चन है टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। हमें प्रूव करना है कि एंगल PTQ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। तो हमें थ्योरम से पता है कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉन होते हैं तो वो इक्वल होते हैं, दैट मीन्स TP इक्वल्स टू TQ। सिंस वी नो tangents drawn from an external point are equal, therefore TP equals to TQ। अगर हम कंसीडर करें ट्रायंगल TPQ, इसमें TP और TQ इक्वल है, तो मतलब TQ एंगल Q इक्वल्स टू एंगल P, opposite angles of opposite sides are equal, therefore angle Q equals to angle P। अगर हम एंगल T को कंसीडर करें थीटा, let angle PTQ be theta। in triangle PTQ angle P plus angle Q plus angle T equals to 180 डिग्री, राइट। तो एंगल P और एंगल Q इक्वल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल P इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल T, राइट। तो एंगल P आ जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल T। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल T। नाउ TP जो है वो टेंजेंट है सर्कल के लिए और OP जो है वो रेडियस है। तो हमें थ्योरम से पता है कि जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा TP के। सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू TP, देयरफॉर एंगल OPT इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। और हमें OPQ की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो एंगल OPQ अगर हम फिगर में देखें वो इक्वल है एंगल OPT माइनस ऑफ एंगल TPQ। तो एंगल OPQ को हम लिख सकते हैं एंगल OPT माइनस एंगल TPQ। एंगल OPT है 90 डिग्री, राइट।
और एंगल टी पी क्यू है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल टी, राइट। तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 90 माइनस 90 प्लस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2। 90 से 90 कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू एंगल पी टी क्यू, हेंस प्रूव्ड। सो हमारा क्वेश्चन है पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, फाइंड द लेंथ टी पी। तो टी जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का, ठीक है, और टी से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए टी पी एंड टी क्यू। और हमें पता है बाय थ्योरम की जो अगर टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएंगे फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट देन वो आपस में इक्वल होंगे, तो टी पी इक्वल है टी क्यू के। तो अगर हम देखें तो ट्राइंगल टी पी क्यू आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि उसकी दो साइड्स इक्वल है, राइट। एंड टी ओ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी टी क्यू, राइट। मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ओ टी जो है वो परपेंडिकुलर है पी आर पर, पी क्यू पे सॉरी, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा। सो हम लिखेंगे सिंस ट्राइंगल टी पी क्यू इज आइसोसेलेस and TO is the angle bisector of angle PTQ. So OT is perpendicular to PQ and therefore OT bisects PQ. अगर OT बाइसेक्ट कर रहा है PQ को मतलब PR इक्वल्स टू RQ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि PQ जो है वो है 8 सेंटीमीटर। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है OT तो ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, राइट। देन अगर हम लेंथ निकालें OR की इन ट्राइंगल PRO, OR इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ OP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। OP स्क्वायर है 5 सेंटीमीटर, OP है 5 सेंटीमीटर तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 25 और PR है 4 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर हो जाएगा 16। 25 माइनस 16 इज अंडर रूट 9 और OR इक्वल आ जाएगा 3 सेंटीमीटर के। नाउ अगर हम TP को लेट करें x, राइट, और TR को लेट करें y, हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे लेट TP इक्वल्स टू x एंड TR इक्वल्स टू y। देन इन ट्राइंगल PRT हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे x स्क्वायर इक्वल्स टू y square plus 16. Then in triangle OPT, right? अगर हम ट्राइंगल OPT में देखें तो TP टेंजेंट है और OP रेडियस है, तो टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू y प्लस 3 का स्क्वायर, इसे हम कंसीडर करेंगे 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y माइनस y स्क्वायर माइनस 16। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 25 इक्वल्स टू 6y माइनस 7। 7 को हम इस साइड ले आएंगे तो 32 अपॉन 6 इक्वल्स टू y और y इक्वल्स टू 16 अपॉन 3।
नाउ y की वैल्यू हम अगर फर्स्ट इक्वेशन में रखें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16, राइट। अगर हम 16 को कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 16/9 प्लस 1, राइट। देन वी गेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16/9 इंटू 25, राइट। देन तो अगर हम देखें 16, 25 और 9 स्क्वायर है 4 और 5 और 3 के, तो x आ जाएगा 4 इंटू 5/3 दैट इज 20/3। तो TP की वैल्यू है 20/3 सेंटीमीटर। Question is, in the figure, two circular flower beds have been shown on the two sides of a square lawn ABCD of side 56 meter, and if the center of each circular flower bed is point of the intersection O of the diagonal of the square lawn, then we have to find the sum of the area of the lawn and the flower bed. Okay, देखिए ABCD एक स्क्वायर लॉन है जिसकी हमें साइड गिवन है 56 मीटर, तो ये CD भी 56 मीटर होगा बिकॉज ऑफ ये स्क्वायर है, और ये एंगल होगा 90 डिग्री क्योंकि स्क्वायर का जो हर एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। तो इन ट्राइंगल BCD हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से BD को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो BD स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, दिस इज BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, एंड BC इज 56 एंड CD इज ऑल्सो 56। ओके, तो देखिए यहाँ से BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू 56√2 मीटर, ठीक है। एंड ये BD आ गया। तो यहाँ से अगर मैं BO फाइंड करना चाहूँ तो BO क्या आएगा, BO इज दी हाफ ऑफ द BD विच इज 28√2 मीटर, यानी कि ये लेंथ होगी 28√2 मीटर, यानी कि ये जो सेक्टर है AOB, तो इस सेक्टर की जो रेडियस होगी वो होगी √2 मीटर, ठीक है। अब क्योंकि ये देखिए स्क्वायर है तो इसका ये एंगल है ये 90 डिग्री का होगा, बिकॉज टोटल जो सर्कुलर एंगल होता है ये होता है 360 डिग्री का। इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसमें, तो टोटल हर एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। तो अब हम इजीली एरिया ऑफ सेक्टर AOB फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आएगा देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर AOB दिस इज इक्वल टू होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो थीटा की वैल्यू है 90, तो 90/360 इंटू पाई इज 22/7 इंटू रेडियस इज 28√2, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए 9 4 36, 7 4 28, तो 28 से 28 कैंसिल, तो ये बच गया 22 इंटू 28 इंटू √2 इज 2। सो इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो देखिए आएगा 1232 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया एरिया ऑफ वन फ्लावर बेड। तो इसी तरीके से जो सेक्टर है COD इसका भी यही एरिया होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर COD इसका भी एरिया यही होगा सिमिलरली 1232 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें एरिया फाइंड करना है BOC ट्राइंगल का एंड AOD ट्राइंगल का, क्योंकि ये भी एंगल 90 डिग्री का है, ठीक। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट से। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC दिस इज हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, बेस इज BC एंड हाइट इज दिस, ये डिस्टेंस होगी हाइट और ये हाइट है CD की हाफ, ठीक है। तो यानी कि CD/2 एंड BC एंड CD दोनों इक्वल हैं 56 के, तो ये हो गया 1/4 टाइम्स ऑफ 56 इंटू 56। तो इससे कैंसिल करेंगे तो आएगा 14 इंटू 56 इज 784 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया है इस ट्राइंगल का BOC का। तो सेम एरिया होगा AOD का भी, तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD भी यही होगा, दिस 784 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड, इन दोनों एरिया का सम, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे अब देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इन सभी का सम, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 1232 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 784, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 1232 प्लस 784, तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 2016।
ओके 2016 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4032 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द फाइनल एरिया. सो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, वाटर इन अ कैनाल इज 6 मीटर वाइड, 1.5 मीटर डीप, flowing with the speed of 10 किलोमीटर पर आवर. How much area it will irrigate in 30 minutes if 8 सेंटीमीटर of standing water is needed. So यहाँ पे हमें एक कैनल दे रखी है जिसकी विड्थ है 6 मीटर, डेप्थ है 1.5 मीटर और स्पीड दे रखी है विच इज़ इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर. इसको पहले हम उसमें चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में. सो 10 इंटू, अब मीटर में करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमें आर को मिनट में करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 10000 डिवाइडेड बाय 60 मीटर पर मिनट. सो यहाँ से स्पीड हमको ये दे रखी है और अब विड्थ और डेप्थ दे रखी है. तो अगर हम एक लेट करें कि हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी, अब किसी भी चीज़ का एरिया अगर निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ या फिर ब्रेड्थ इनटू हाइट. सो यहाँ से लेंथ इनटू ब्रेड्थ करें तो लेंथ अगर हम लेट कर ले कि 6 है हमारे पास और ब्रेड्थ जो है वो 1.5 है, तो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आ जाएगा, 9 मीटर स्क्वायर. सो यहाँ से स्पीड आ गई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया. अब साथ में अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर that flows in 1 minute from canal will be equal to, वॉल्यूम का हमारे पास एक डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला है कि एरिया को अगर हम स्पीड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी दैट इज इक्वल टू, एरिया है 9 और स्पीड है 10 बाय 60. सो इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो आ जाएगी 1 मिनट के लिए 1500 मीटर क्यूब. अब वॉल्यूम आ गई 1 मिनट के लिए और हमें कितने मिनट के लिए चाहिए, 30 मिनट्स के लिए. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 30 मिनट, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 45000 मीटर क्यूब. सो वॉल्यूम आ गई वाटर की जो 30 मिनट में फ्लो करेगा. ओके अब हमें साथ में क्या निकालना है, एक तो हमें निकालना है कि कितना एरिया इरिगेट होएगा. सो हमें इरिगेशन के लिए एरिया निकालना ना, राइट. सो हम लेट कर लेते हैं, लेट द इरिगेटेड एरिया बी इक्वल टू ए. सो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर 30 मिनट्स में फ्लो करेगा कैनल से, वही वॉल्यूम ऑफ वाटर इरिगेट करने के लिए यूज़ होएगा उस पर्टिकुलर ए एरिया को. दैट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ वाटर that flows in 30 minutes will be equal to volume of water irrigating the required area. सो यहाँ से वॉल्यूम क्या था वाटर का 45000 मीटर क्यूब. अब हमारे को वॉल्यूम चाहिए तो एरिया है हमारे पास ए और कितना वो 8 मिनट के लिए स्टैंड कर रहा था. सो 8/100. अब यहाँ पे अगर देखें तो ए इक्वल आ जाएगा 45000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8 विच इज़ इक्वल टू 56250 मीटर स्क्वायर. सो एरिया आ गया 56250 मीटर स्क्वायर जो 30 मिनट्स में वाटर फ्लो करके उस पर्टिकुलर ए एरिया को इरिगेट कर देगा. So here we have to construct a triangle with side 4, 5 and 6 centimeter and then a triangle similar to it where sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle. तो दो चीज़ों पे पहले ध्यान देंगे. पहले I'll tell you how to draw a line in certain ratio. मान लो कि मेरे पास एक लाइन आता है, ठीक है, और कोई बोलता है कि इसको डिवाइड करो इन द रेशियो ऑफ 2:1. ठीक है, अगर पहले हमेशा रफ कर लिया करो कंस्ट्रक्शन के लिए. जैसे ये ए बी है, मुझे ये पॉइंट सी निकालना है इस लाइन ए बी पे सच दैट
let me take slightly difficult नंबर. मान लो मुझे इसको डिवाइड करना है 3:4 से. ठीक है, इसका मतलब है कि AC अपॉन CB शुड बी इक्वल टू 3/4. तो एक तरीका होता है, दो तरीके हैं, मैं हाँ एक तरीका बताऊंगा बिकॉज ट्रायंगल वाले में यही यूज होता है. तुम A पर एक अक्यूट एंगल बना लो कोई भी, ठीक है, एंड सी दिस इज हाउ मच 3 and 4. 3 + 4 कितना होता है 7. तो 7 इक्वल कट्स मार लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 and 7 इक्वल कट्स मारना है. ठीक है, सेम आर्क लेके ये 7 कट्स तुमको यहाँ पे मार देने. ठीक है, और फिर क्या करना है कि 7th कट को B से मिला दो. 7th कट को तुमने B से मिला दिया. ठीक है, नाउ व्हाट यू विल डू इज कि तुम 3rd कट पे इस B इसके पैरेलल B7 के पैरेलल एक लाइन खींचोगे. तो पैरेलल लाइन कैसे खींचते हैं, तुम यहां पर एक आर्क ले लो, पहले सेम आर्क 3 पे रख के ऐसे ज्वाइन कर लो एंड देन मेजर दिस एंगल यहां से यहां तक. उसके लिए तुम्हारे कंपास बॉक्स में ना एक 2 नुकीले एंड वाला होता है ना, ऐसे वाला, जिसमें दोनों पॉइंटेड एंड्स होते हैं, प्रोट्रैक्टर बोलते हैं उसको. तो प्रोट्रैक्टर कंपास की तरह दिखने वाला होता है. तो प्रोट्रैक्टर का एक एंड यहाँ पे रखो, सेकेंड एंड यहाँ पे रखो, तो उससे मेजर हो जाएगा कि एंगल कितना है. लेकर आओ, फिर उसका एक एंड यहाँ पे रखो और देखो ये इस आर्क को सेकेंड एंड कहाँ पे कट करता है. तो जहां पे भी कट करेगा उसको 3 से मिला के इस लाइन पे ऐसे ले जाओ. तो होगा क्या कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, राइट. तो ये जो एंगल था इक्वल हो गया. इसका मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है एंड हेंस दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. अब पैरेलल होने के कारण क्या हुआ, मान लो इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं Q बोल देता हूं. ठीक है, तुम्हारा पॉइंट C यहां पर आ जाएगा. सो तुम बोल सकते हो पैरेलल है इन अ ट्राइंगल. इफ यू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, तुमने BPT पढ़ा होगा, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है, तो तुम बोल सकते हो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. सेम लॉजिक से यहां पर तुम बोल सकते हो AP अपॉन PQ इज सेम एज AC अपॉन CB, है ना. दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस. नाउ AP कितना है, देखो AP के लिए तुमने 3 लेंथ लिए थे, x x एंड x. तो AP हो गया तुम्हारा 3 टाइम्स ऑफ x और PQ कितना हो गया 1x 2x 3x और 4x, तो 4x. तो ये कितना हो गया 3/4. मतलब AC अपॉन CB भी जो है तुम्हारा वो 3/4 हो गया. ठीक है, तो ये जो कट्स थे एवरी कट वाज इक्वल, राइट, इसलिए x x x x x लेके कर लिया. एक और एग्जांपल देख लो, नीटली बनाते हैं. मान लो एक लाइन है और इसको तुमको डिवाइड करना है लेट्स से 2:3 में. ठीक है, तो 2:3 का मतलब है मैं यहाँ अक्यूट एंगल बनाऊंगा और कितने कट मारूंगा, 5 कट मारूंगा. 1 कट 2 कट 3 कट 4 कट और 5वां कट. 5वें कट से मैं इसको मिला दूंगा. फिर मैं इसके पैरेलल एक लाइन बनाऊंगा, कितने कट्स के बाद, 2 कट्स के बाद. तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूंगा, सेम आर्क में यहाँ पे खींचूंगा, यहाँ पे जो एंगल मार्क करूंगा सेम एंगल में यहाँ पे कट करूंगा और फिर इसको 2 से ऐसे करके ज्वाइन करके जहां पे इस पॉइंट को काटेगा ये इस लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा. ठीक है, अब हम ट्रायंगल वाली बात पे आते हैं. तो बोलता है, अभी तक हमने ट्रायंगल ड्रॉ नहीं किया, अभी हमने बस बताया है कि हम पैरेलल लाइन ये डिवाइड कैसे करते हैं. अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें एक ट्रायंगल बनाना है और इसके सिमिलर एक और ट्रायंगल बनाना है. तो हम क्या करते हैं, सिमिलर का मतलब है ऑल दी साइड्स आर पैरेलल, तो हम एक ऐसा एक ट्रायंगल बना लेते हैं. ये दोनों पैरेलल हो गए तो ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया. तो अगर दो ट्रायंगल के 2 एंगल्स इक्वल हैं और ये कॉमन है, तीनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है. सिमिलर बनाना था आपको. अब आपने क्या बोला कि ये टोटल लेंथ अगर x है, सो दिस लेंथ शुड बी इक्वल टू 2/3 ऑफ x, है ना. तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, अगर x में से 2/3x चला गया तो यहां कितना बचा 1/3x. इसका मतलब है दिस पॉइंट हियर divides this total line in the ratio of 2/3:1/3. तो ये रेशियो हो गया आपका 2:1 का, है ना.
तो आपको पहले ये पॉइंट निकालना पड़ेगा विच इज डिवाइडिंग दिस बेस ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। और फिर ये पैरेलल लाइन यहां पे आप ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू दिस साइड, इस साइड के पैरेलल लाइन यहां पे आप ड्रॉ करेंगे, सेम मेथड जैसे भी हमने पैरेलल नीचे बनाया था, और ये देखेंगे जो ओरिजिनल साइड को कहां पे कट करता है, तो ये आपका नया ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अपने क्वेश्चन पे आते हैं, सेम मेथड्स अपनाएंगे, ठीक है। हम पहले एक ट्राइंगल बना लेंगे, ये आप बना लीजिएगा प्लीज, 4, 5 और 6 का एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। लेट मी कॉल इट A, B एंड C। 4, 5 एंड 6 के लिए कुछ नहीं, यहां पर आप एक 5 ले लीजिए, यहां से 4 कट कीजिए, यहां से 6 कट कीजिए, या 6 लेके 5, 5 एंड 4 कट कर दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, आपको अब इस पे एक पॉइंट चाहिए जो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। 2:3 मत ले लेना, 2:1 है, ध्यान देना, 2/3 ऑफ द साइड का मतलब 2:1 में डिवाइड करना है। तो आप यहां पर एक लाइन खींचेंगे, और अगर 2:1 में डिवाइड करना है तो कितने कट्स मारेंगे, 3 कट्स मारेंगे, 1, 2 एंड थर्ड कट। थर्ड कट पे आप इसको C से मिला देंगे, एंड देन फर्स्ट क्या है 2, सेकंड पे यू विल ट्राई टू मेक द सेम एंगल हियर, जितना एंगल यहां पे मेजर करेंगे सेम एंगल यहां पे लेके इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये जहां पे कट किया ये आपका पॉइंट D आ गया, ठीक है। ये दोनों लाइंस जो हैं ये आपस में पैरेलल होंगे, जब कंपास लेके बनाओगे तो यू विल गेट अ बेटर आंसर। नाउ यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू दिस फ्रॉम D। तो फिर से यहां पर एक आर्क लेंगे, यहां पर भी सेम आर्क लेंगे, और इसको मेजर करेंगे प्रोट्रैक्टर से जो 2 पॉइंटेड एंड वाला होता है, और सेम यहां पर हम कट करेंगे जितना आया, और फिर इन दोनों D को इस पॉइंट से मिला के देखेंगे वो AB को कहां पे कट करता है, ये मान लो E है, ठीक है। अब यहां पे ये दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल हो गए, तो ये जो ट्राइंगल आपका बना BDE इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, जो 4, 5, 6 वाले ट्राइंगल के सिमिलर भी है, और उसका साइड जो है, तीनों साइड जो है वो 2/3 टाइम्स हो गए। फेयर इनफ। एक बार फिर से, क्या करो, पहले अपना ओरिजिनल ट्राइंगल बना लो सिंपल तरीके से, 4, 5, 6, ये तुम्हारा ओरिजिनल ट्राइंगल बन गया। फिर तुम उस पे एक लाइन खींचोगे एक्यूट एंगल से, ठीक है। वहां पे 3 कट मारोगे, 1 कट, 2 कट एंड 3 कट। लास्ट वाले कट को इससे मिलाओगे, फिर इसके पैरेलल एक सेकंड पे खींचोगे, बिकॉज तुम्हें 2:1 का रेशियो चाहिए। मेजर करोगे, जितना यहाँ पे एंगल था उतना ही एंगल यहाँ पे मेजर किया, फिर ये खींच दिया, ये जहां पे मिला ये तुम्हारा एक साइड ऑफ द न्यू ट्रायंगल आ गया। नाउ व्हाट वुड यू डू, इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन बनाने के लिए ये मेजर करके ये यहाँ पे कट करोगे और ये लाइन बन गया। सो दिस इज पैरेलल टू दिस। तो क्लियरली ये वाला जो ट्रायंगल है वो बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर भी हो गया। सिमिलर क्यों हो गया? बिकॉज ये एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों एंगल्स बाय डिजाइन ही इक्वल थे और ये कॉमन है। तो ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है आपका वो इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा और उसके साइड का जो ये लेंथ है ये 2/3 ऑफ द ओरिजिनल होगा। ठीक है। The questions given is places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? So, अगर ये कोई place A है and this is place B, तो इनके बीच का डिस्टेंस हमें कितना गिवन है? 100 किलोमीटर। अब लेट द फास्टर कार बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्लोअर कार बी y किलोमीटर पर आवर। दीज आर द स्पीड ऑफ द कार्स। अब अगर फर्स्ट केस अगर हम देखें तो both in same direction, तो इसका रिलेटिव स्पीड कितना होगा? रिलेटिव स्पीड विल बी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, बिकॉज कोई कार है जो इस डायरेक्शन में x में जा रही है, सिमिलरली कोई इधर y में जा रही है।
तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा x माइनस वाई। अब हमें पता है कि डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना होगा, स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड हमें क्या गिवन है, स्पीड हमें गिवन है x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है 100 और टाइम कितना होगा, टाइम इज 5 आवर्स, हमें गिवन है 5 आवर्स, तो यहाँ पे आएगा 5। दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हमें सेकेंड केस में क्या गिवन है, सेकेंड केस दैट बोथ कार आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। दैट मीन अगर ये x है एंड ये y है तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स इन दिस केस रिलेटिव स्पीड इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 100, सो ये होगा स्पीड कितना हमें गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 अपॉन टाइम है इसमें 1 आवर। तो ये कितना होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इनको ऐड करते हैं। तो x माइनस वाई कितना गिवन है 20 एंड x प्लस वाई कितना गिवन है 100। तो अगर हम दोनों को ऐड अप करें तो 2x कितना होगा 120 किलोमीटर पर आवर, तो x कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा x। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। दैट मीन्स y इक्वल्स टू 60 माइनस 20। तो y की स्पीड कितनी हो गई, y इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा y का स्पीड। सो our answer is speed of both cars is 60 kilometer per hour and 40 kilometer per hour. So this is our solution for this question. The sum of 4 consecutive numbers in AP is 32. The ratio of the product of the first and last term to the product of second and middle term is 7:15. Find the number. तो अगेन हमें क्या गिवन है, लेट्स से हमें क्या गिवन है, अगर हमारे पास में 4 टर्म्स हैं AP में, तो 4 टर्म्स AP में कैसे होंगी, फर्स्ट टर्म अगर A होगी तो नेक्स्ट A प्लस D, देन उसके बाद नेक्स्ट टर्म A प्लस 2D एंड देन उसके भी नेक्स्ट टर्म A प्लस 3D। तो अगेन अगर हम देखेंगे यहाँ से तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि इन सब का सम क्या है, यहाँ पे इन सब का सम हमें गिवन है इक्वल टू 32 है। ओके, तो अगेन अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास में। तो a प्लस डी फिर आएगा प्लस में a प्लस 2d फिर आएगा प्लस में a प्लस 3d इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 32। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारी इक्वेशन आ गई 4a प्लस 6d इज इक्वल टू व्हाट, 32। तो अगेन अगर हम देखेंगे यहाँ से हमारे क्या हुआ ना, a की वैल्यू निकली ना d की वैल्यू निकली है ना। लेकिन अब क्या करता हूँ, ये हमने क्या करा, स्मार्टली a जो हमने जो 4 टर्म्स ली वो स्मार्टली नहीं ली है ना। अगर मैं उन टर्म्स को स्मार्टली लेता तो हमारे पास में a की वैल्यू आती। अभी मैं बताऊंगा कैसे। देखो 2a प्लस 3d क्या आ गया हमारे पास में, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 2a प्लस 3d इज व्हाट, 16। नाउ अब अगेन अगर मैं यहाँ पे जो अपनी AP की 4 टर्म्स है ना उन्हें स्मार्टली लेता, कैसे, लेट्स से मैं बोलता जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है a माइनस 3d/2। ओके, फिर सेकेंड टर्म को मैं बोलता a माइनस d/2, फिर थर्ड टर्म को बोलता मैं a प्लस d/2 एंड देन हमारी फोर्थ टर्म क्या होती, a प्लस 3d/2। तो अगेन मैं देखूंगा तो हर टर्म में d का डिफरेंस है, बट अब जब मैं इन सब टर्म्स का सम करूंगा तो क्या होगा, a प्लस a प्लस a प्लस a तो 4 आ जाएगा, लेकिन माइनस 3/2 से प्लस 3/2 और माइनस d/2 से d/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन 4 टर्म्स का सम क्या आया हमारे पास में, इक्वल टू 32। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 8। तो इनडायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो a की हमें वैल्यू यहीं पर ही मिल गई।
बट अगेन अगर हम यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन में तो हमारे पास में दो इक्वेशन आती, एक यहाँ से आएगी और एक इस प्रोडक्ट वाली इक्वेशन से आएगी। तो यहाँ से दूसरे वे में करने से हमें ए की वैल्यू यहीं पर ही मिल गई। तो अब हमारी जो टर्म्स हो गई वो क्या हो गई, हमारी टर्म्स हो गई 8 माइनस 3d/2, ओके। फिर आएगा 8 माइनस d/2, फिर आएगा 8 प्लस d/2 एंड 8 प्लस 3d/2, 8 प्लस 3d/2। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि the ratio of the product of first and last term to the product of two middle term is 7:15, ओके। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अगर हम देखेंगे तो वो होगा 8 माइनस 3d/2, तो आएगा 8 माइनस 3d/2 इंटू में क्या हो जाएगा 8 प्लस 3d/2, ओके। और अपॉन में क्या जाएगा हमारे पास में, अपॉन में आ जाएगा 8 माइनस d/2 इंटू क्या जाएगा 8 प्लस d/2, ओके। और ये हमें वैल्यू गिवन है 7/15 के इक्वल है। अब इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 15 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे 64 माइनस 9d²/4, ओके। और इस साइड में क्या आ जाएगा हमारे पास में 7 इंटू 64 माइनस क्या आ जाएगा d²/4। सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 64 इंटू 15, 64 इंटू 15 कितना हो जाएगा, हो जाएगा इक्वल टू 960, माइनस में है 15 इंटू 9 विच इज 135 d²/4 इज इक्वल टू 64 इंटू 7 कितना होता है, 7 इंटू 4 इज 28, 8 का 2 ऊपर, 7 इंटू 6 इज 42, तो जाएगा 448, फिर आएगा माइनस में 7d²/4। नाउ लेट्स सी अगर हम इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से हमारे पास में 960 माइनस 448 इज इक्वल टू 135 d²/4 और फिर क्या आएगा माइनस में 7d²/4। अब 960 माइनस 448 क्या होता है, तो अगेन अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 460 एंड उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास में 512 के इक्वल, तो ये वैल्यू आती है 512, ओके, इज इक्वल टू 135 माइनस 7 कितना होता है, इट इज 126, ओके। सो इट इज 120, सॉरी नॉट 126, इट इज 128, ओके, 128/4 d², ओके। अब 128 से 512 को मैं 4 टाइम्स कट कर सकता हूँ, 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास में d² की वैल्यू क्या गई, d² इज इक्वल टू 16, ओके। तो d² इज इक्वल टू 16 आया तो d की वैल्यू क्या हो सकती है, d हमारे पास में हो सकता है इधर प्लस माइनस 4, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा प्लस माइनस 4 होने से, बताइए क्यों। सी अगर हम यहाँ पे अगर मैं +4 पुट करूंगा तो इंक्रीजिंग हो जाएगी और -4 पुट करूंगा तो डिक्रीजिंग एपी हो जाएगी, लेकिन हमारी एपी की टर्म्स क्या हो जाएंगी, पहली टर्म क्या होगी हमारे पास में 8 माइनस 3/2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 8 माइनस 6 2, ओके। फिर अगर 8 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 4/2, तो आ जाएगा हमारे पास में ओनली 6, ओके, 8 × 6। फिर क्या आएगा 8 प्लस d/2, तो 8 प्लस d/2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, यहाँ से आ जाएगी हमारे पास में 10, और फिर 8 प्लस 3d/2, तो उसमें क्या हो जाएगा ये अगर हम देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 14, ओके। तो हमें यही गिवन था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या है 28 और ये क्या है 60, तो इनका अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा 7:15, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 2 6 10 14, ये हमारी 4 टर्म्स आ गई। सी अब हमने जैसे इनिशियली हमने क्या करा था, हमने यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी 2a + 3d की, है ना। सेम चीज हम यहाँ पर भी करते हैं, हम क्या बोलते हैं उस केस में, जैसे यहाँ पर टर्म्स क्या आती है, हमने यहाँ 8 - 3d और 8 + 3d पुट करा, उस केस में हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखते हैं a + d और a + 2d लिखते हैं ऊपर हम, और नीचे क्या लिखते हैं यहाँ पे ओनली हमारे पास में नीचे आता है a × a + 3d। फिर अगेन हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई करते, देन यहाँ से हम क्या करते हैं इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते। तो अब सब्स्टिट्यूशन करने में हमें क्या होता, कॉम्प्लेक्सिटी फील होती। तो इस तरीके से अगर हमने 4 टर्म्स लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। In this question we have to find the value of, what is the value of cos square 67 degree minus sin square 23 degree की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो cos square 67 डिग्री माइनस
साइन स्क्वायर 23 डिग्री। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? सो दिस इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। साइन ऑफ इसको हम क्या लिखेंगे? 23 डिग्री, 23 को क्या लिखेंगे? 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, और इसका होल स्क्वायर है साइन स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बिकम कोस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास? सो वी नो दैट साइन 90 मीन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज दिस इज इक्वल्स टू कोस थीटा होता है, कोस थीटा होता है ये वैल्यू। तो साइन 90 माइनस 67 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास? दिस इज इक्वल्स टू कोस ऑफ 67 डिग्री, और उसका क्या है? होल स्क्वायर है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? तो ये क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस दिस इज कोस 67 डिग्री का होल स्क्वायर, सो दिस विल बिकम कोस स्क्वायर 67 डिग्री। सो कोस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 67 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। सो कोस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? इक्वल्स टू 0। Given that root 2 is an irrational number, then prove that 5 plus 3 root 2 is an irrational number। ठीक है, तो ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो गिवन क्या है यहाँ पे? अगर अपन देखें तो क्वेश्चन में अपन सबसे पहले यहाँ पे देखें तो गिवन क्या है? गिवन है कि रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, रूट 2 जो है वो क्या है? इरेशनल नंबर। और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है 5 प्लस 3 रूट 2 5 प्लस 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अपने पास क्या गिवन है? गिवन है रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है, और प्रूफ करना है कि 5 प्लस 3 रूट 2 भी क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो सिंपली अपन इसको प्रूफ करना है। तो लेट्स से अपन कैसे प्रूफ स्टेप करें, अपन कैसे इसको प्रोसीड करें। तो लेट्स से अपन यहाँ पे प्रूफ में देखें तो अपन एज्यूम कर लेते हैं कि ये नंबर क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है, इसका कंट्राडिक्ट अपन एज्यूम कर लेते हैं कि लेट 5 प्लस 3 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, प्रूफ करना है इसको इरेशनल, बट अपन इसको एज्यूम करते हैं कि ये एक क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 5 प्लस 3 रूट 2 अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू जो होगा वो क्या होगा? इंटीजर होगा, और क्यू क्या होगा? नॉन जीरो होगा। ठीक है, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, और पी और क्यू क्या होगा? इंटीजर होगा। अगर ये रैशनल है तो इसको अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा अपने पास 3 रूट 2 इजकल्स टू, ये वैल्यू आ जाएगा पी अपॉन क्यू माइनस ऑफ 5, ये आ जाएगा अपने पास पी माइनस ऑफ 5 क्यू अपॉन क्यू। ठीक है, p माइनस 5 ऑफ क्यू अपॉन क्यू, और यहाँ से अपन रूट 2 की वैल्यू देखिए तो रूट 2 इजकल्स टू क्या आ जाएगा? रूट 2 को लिख सकते हैं p माइनस ऑफ 5 क्यू डिवाइडेड बाय 3 क्यू। अब अगर अपन देखें, अगर अपन इसका अब इसके LHS और RHS की वैल्यू देखें तो इसका LHS जो है यहाँ पे LHS क्या है? रूट 2 है, जिसके लिए क्या गिवन है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या गिवन है? क्वेश्चन में ये गिवन है कि रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर। और इसका अगर अपन राइट हैंड साइड देखें तो p और q क्या है? इंटीजर। p और q क्या है? इंटीजर। तो अपने को क्या गिवन है कि p क्या है? इंटीजर है, और q क्या है? इंटीजर है। तो अगर q इंटीजर है तो 5q भी क्या होगा? इंटीजर होगा। q इंटीजर है तो 5q भी इंटीजर होगा, और p इंटीजर है तो p माइनस 5q भी क्या होगा? इंटीजर होगा। p इंटीजर 5q इंटीजर, और इंटीजर का डिफरेंस क्या होता है? इंटीजर। ठीक है, और 3q क्या हो जाएगा? इंटीजर, क्योंकि q भी इंटीजर है। q इंटीजर तो अपन क्या बोलेंगे? 3q भी इंटीजर होगा। अब ये p माइनस 5q इंटीजर, 3q इंटीजर, तो अब इंटीजर का रेशियो क्या होता है? रैशनल नंबर। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं? इसका जो RHS वैल्यू है वो क्या है? वो है p माइनस 5q जो कि इंटीजर है डिवाइडेड बाय 3q जो कि इंटीजर है। तो ये क्या आ जाएगा? दिस इज रैशनल नंबर। तो यहाँ से देखिए तो अपना स्टेटमेंट क्या होगा? कंट्राडिक्ट कर गया। जो फाइनल स्टेटमेंट आ रहा है उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है? इरेशनल नंबर। इसका लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल नंबर हो रहा है, और राइट हैंड साइड क्या हो रहा है? रैशनल नंबर। क्या कर रहा है? ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। विच दिस कंट्राडिक्ट द इनिशियल एजम्पशन, दिस कंट्राडिक्ट द एजम्पशन, विच मीन्स इनिशियली जो अपन ने एज्यूम किया था वो क्या था? रॉन्ग एज्यूम हुआ था। मतलब 5 प्लस 3 रूट 2 क्या होगा? 5 प्लस 3 रूट 2 को अपन ने रैशनल बोला था,
ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ हो जाएगा, जो 5 + 3√2 क्या होगा, इरेशनल नंबर। डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल।